हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आपके नोट्स के साथ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। कि आपने अपना रिवीजन गेम उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रखा होगा। सो वो कंसेप्चुअल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे मैं उनके आंसर अच्छे से दे पाई। तो वो एक मतलब फैक्ट रहा मेरी उसमें पूरी प्रिपरेशन में और बाकी रिजल्ट के टाइम पे। फोकस करिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे और अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे। अब बिल्कुल। जैसा हम बोल रहे हैं कि सितंबर में आपका एग्जाम था, लेकिन उसके बाद पता चला कि एग्जाम ड्यू टू सर्टेन वेदर हाँ कंडीशन जी। पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया, yes, दैट हाँ। मीन्स कि मुझे ये कुछ पढ़ना है तो मेरे को अंदर तक पढ़ना है। मैं कोर्स उस टॉपिक को पढ़ती थी वहां से और मेरा क्लियर हो जाता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंडिडेट से जो हमारे बैच के स्टूडेंट थे और जिन्होंने इस बार अपना एसआरबी नेट का प्लांट पैथोलॉजी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से उन्होंने अपना प्रिपरेशन किया और कैसे उन्होंने इस बार अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, ma'am. Good afternoon. My name is Chitwan and I'm from Madhya Pradesh. I have completed my master's last year and now I'm pursuing my PhD. So उसके ओके साथ ही मैंने अपनी preparations करी थी। हाँ जी। ओके, तो आपने इस बार एसआरबी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, मैनी ma'am. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, अब ma'am. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम चाहते हैं उन्हें एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाए और साथ में उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाए कि अगर वो भी इस बार एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं तो कैसे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस जर्नी में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी और किस तरह से आपने प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले तो हम Okay. आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने एग्जाम दिया था, एग्जाम देने के बाद आपको क्या लगा था, कैसे आपने प्रिपरेशन की थी, वो सारी चीजें आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए। ओके। तो मैम जैसे कि नोटिफिकेशन आई आई गेस अप्रैल में मार्च अप्रैल में आ गई थी इसकी नोटिफिकेशन। तब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था पीएचडी का। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि मैं साथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करूं प्रिपरेशंस को, साथ में कोर्स वर्क रिसर्च वर्क। बट मैंने फिर भी थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा टाइम देना शुरू किया, डिवाइड करके पार्ट्स में, जैसे अपना सिलेबस देखा कितने कितने यूनिट्स हैं, कैसे कैसे जो भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही मतलब फंजाई के पार्ट को, बैक्टीरिया को, जैसे जैसे सिलेबस चलता था वैसे वैसे मैं चलाती थी। फिर जब ये कोर्स पता लगा कि इसका कोर्स आपके थ्रू आ रहा है तो मैंने इसको भी बाय किया। फिर उसके थ्रू भी मैं मतलब इन टच रहती थी, बीच में मेरी क्लासेस मिस भी होती थी बट मैं फिर वो डाउनलोड करके देख लेती थी कि जैसे आपने क्या पढ़ाया कैसे नहीं। और स्ट्रेटेजी मैम, बुक्स के साथ गो थ्रू, आपके नोट्स के साथ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थ्रू आउट द जर्नी। मतलब मेरा लास्ट डे था जब नेक्स्ट एग्जाम था, आई गेस 12 नवंबर को। तो मैंने लास्ट कुछ नहीं पढ़ा था, बस वही आपके पॉइंटर्स वन लाइनर्स सारे वो जहाँ में लिखे थे वो मैंने पढ़े थे और काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा था। और ऐसे स्ट्रेटेजी वाइज मैं बताऊँ तो मैम कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी क्योंकि साथ में कोर्स वर्क और सब कुछ था। तो आई विल नॉट से कि वो कोई स्ट्रेटेजी थी, बट हाँ, टाइम डिवोट किया, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, रट्टा नहीं मारा, बट गो थ्रू हर एक चीज़ से। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा बीच में। ओके, सो जैसा कि आप बता रहे हैं आपका पीएचडी भी चल रहा था, साथ साथ ही साथ आपका रिसर्च वर्क भी चल रहा था। यस दैट मैम। मीन्स कि आपको जो टाइम मिलता होगा वो फिक्स टाइम मिलता होगा, या तो यस मॉर्निंग मैम। का टाइम मिलता होगा या यस तो मैम। इवनिंग का टाइम मिलता होगा। बिल्कुल मैम, उस बिल्कुल। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में क्या आपने अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करके रखा था या सोच के रखा था कि आज शाम को मैं क्या पढ़ूंगी, कौन कौन से टॉपिक मुझे कवर करने हैं? जैसा आपने पहले अपना पूरा सिलेबस डिवाइड कर लिया था, जी। तो कुछ तो आपकी स्ट्रेटेजी रही होगी कि आज ओके। मुझे ये पढ़ना है, कुछ ठीक गोल है। आपने रखे थे, स्मॉल स्टेप्स लेके आप चले, किस तरह से आपने ओके। फॉलो पूरा मैम रूटीन। जैसे आपको याद होगा हमारा एग्जाम पहले स्टार्टिंग में सितंबर के मंथ में था। तो राइट राइट। जैसे हमारा सिलेबस, जैसे आपके जैसा सिलेबस चलता था ना, उस टाइम में कुछ छुट्टियां थी, हॉलीडेज थी हमारी, समर ब्रेक्स चल रहे थे। तो जैसे आपका ओके। लेक्चर होता था ना सेंटर बीच के स्लॉट में, तो फिर हम्म। उसके उसी दिन शाम को मेरा ये होता था कि मैंने जो आपने पढ़ाया है वो मैं उस दिन वो अपने अकॉर्डिंग कवर कर लूँ, आपके वाले पॉइंट्स भी और जो मेरा अपना सिलेबस मैं जो सोचती हूँ कि जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट मैं वो कवर कर लूँ। तो ओके उस शॉर्ट जब तक आपका वो कोर्स चला तब तक मैंने वो सब चीज़ें कवर अप करी जितना मैं कर ओके। सकती थी। फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग इवनिंग टाइम में टाइम डिवाइड करके उसी तरीके से पढ़ती थी। हाँ जी। मतलब कि पहले तो आपने जितना आपका सिलेबस था पूरा प्रॉपरली हाँ। कवर किया, जो यस, आपको यूजिंग योर नोट्स यहाँ से वीडियोस। दिए जाते हाँ थे जी। वो नोट्स आपने बिल्कुल। प्रॉपर कवर किए। बिल्कुल। बिल्कुल और मैम। इसके अलावा जो आपने अपना सोच के रखा था कि मुझे ये हाँ। टॉपिक भी कवर करने हैं साथ यस साथ में, मैम। वो आपने कवर किए। अब बिल्कुल। जैसा हम बोल रहे हैं कि सितंबर में आपका एग्जाम था, लेकिन उसके बाद पता चला कि एग्जाम ड्यू टू सर्टेन ड्यू वेदर टू, हाँ कंडीशंस जी, पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया। यस दैट मैम। मीन्स कि आपने अपना रिवीजन गेम उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग रखा होगा, जैसा आप यस कह मैम। रहे स्लॉट था, इवनिंग स्लॉट था।
और ये चीज मैं अपने बच्चों को भी बोलना चाहूंगी, जितने बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देखो, सिलेबस कवर करना एक चीज होती है, लेकिन सिलेबस को बार बार रिवाइज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यस सिलेबस मैम। जब आप एक बार कवर करते हो थॉरली, जब आप चीजों को पढ़ते हो, आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको रिवाइज करने ही पड़ते हैं, ताकि वो हम्म। आपकी मेमोरी में प्रॉपर आप उसको रिटेन कर पाओ। तो बिल्कुल। रिवीजन हमारे पास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने कुछ बुक्स के थ्रू भी थोड़ी हेल्प ली थी, यस मैम। आपने नोट्स से मेजरली पढ़ा। क्या आप बता सकते हैं आपने कौन कौन सी बुक्स अपनी इस पूरी जर्नी में रेफर ओके की? मैम, एक तो प्लांट पैथोलॉजी बाय जी एन एग्रीज, उस बुक से हम्म। तो मतलब हर एक पार्ट, चाहे आप फंजाई ले लो, बैक्टीरिया, एपिडेमियोलॉजी, वहां से सारा। और एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बाय आर एस सिंह। वो बिल्कुल। बुक काफी इजी लैंग्वेज में है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो मतलब एज फॉर द नेट पर्पस उसको गो थ्रू करना ही एक सफिशिएंट रहता है, मतलब इस जर्नी के हिसाब से। बिल्कुल, जितने हमारे बच्चे अभी आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देती हूँ कि ये हमारी बेसिक बुक्स हैं। जो यस इन्होंने मैम। जीएन एग्रीवाज आर एस सिंह की बुक के बारे में बताया है, ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं और बहुत बेसिक बुक्स हैं, बहुत अच्छी चीजें इन दोनों बुक्स में दी हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखने को मिलते हैं। लेकिन यस बात मैम। क्या आती है कि जब आपकी नेट की एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है, इस हम्म। बार तो हमें अच्छा खासा टाइम देखने को मिला था, यस मैम। लेकिन जब आपकी एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद आप सोचोगे कि अब हम इन बुक्स को पढ़ें, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो जेन एग्रीवास की अगर हम बात करें, बड़ी बुक है, आपको उसको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। यस तो मैम। बेसिकली बोलने की मतलब ये है कि नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए कि इस टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा, इस टाइम पे हम पढ़ना शुरू करेंगे। आपको पहले से ही चीजों को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा चीज, जैसे इन्होंने बोली कि उन्होंने रट्टा नहीं मारा, उन्होंने चीजों हम्म। को क्लियर रखा। और इस बार का जो पेपर था उसका कुछ लेवल भी वैसा था कि अगर यस आपको मैम। क्लैरिटी है चीजों की तो आप सॉल्व कर पाओगे, क्लैरिटी नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या लगा आपको इस बार का पेपर देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या ओके। चीजें पूछी गई थी? ठीक है, तो मैम जैसे हम पहले सुनते थे ना, नेट का एग्जाम होता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, नो स्टेटमेंट्स, नथिंग। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज स्ट्रेट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, एंड आंसर्स वर देयर। बट व्हेन आई मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, देयर वर स्टेटमेंट्स, यस। करेक्ट 1 2 3 4। और वहाँ उस पॉइंट पे आके मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई कि अब ये कैसे, मतलब होगा कि नहीं होगा। बट हम्म। फिर मैंने थोड़ा पेशेंटली क्वेश्चंस को रीड आउट किया, जो मुझे लगता था कि इसका आंसर हो सकता है, हम्म। किया। मैंने कहा ना कि रट्टा नहीं मारा गया बीच में। अगर रट्टा होता तो शायद मैं उन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर सकती। बट मेरे कंसेप्ट सही थे, थ्रू योर वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग। सो वो कंसेप्चुअल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे, मैं उनके आंसर अच्छे से दे पाई। तो वो हम्म। एक मतलब फैक्ट रहा मेरी उसमें पूरी प्रिपरेशन में और बाकी रिजल्ट के टाइम पे। बिल्कुल, जैसे हम अभी नेट की बात करते हैं, बहुत साल से हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, यस डायरेक्ट इन मैम। द सेंस सीधे सीधे क्वेश्चंस। लेकिन हम्म। इस बार नेट का पैटर्न थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिला। यस इवन मैम। नॉट इवन इन केस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, यस स्टेटमेंट मैम। टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। ऑलमोस्ट वैसा पैटर्न जैसा हमें एसआरएफ में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल वहां मैम, पे बिल्कुल। हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करना हमें बहुत बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चे इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, फोकस करिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे और अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे। अब आती है उस बात पे कि जब आपने हमारा बैच लिया था या जब आप हमारे बैच से पढ़ रहे थे बेसिकली, तो उस कोर्स में आपको क्या लगा, हमने किस तरह से चीजों को कवर किया, कैसे वो आपकी जर्नी में हेल्पफुल रहा आपके लिए? ओके। सो मैम, जैसे हम किसी भी कोर्स को पढ़ते हैं या किसी भी चैप्टर को या किसी भी हम कंटेंट को देखते हैं, तो हमारे फर्स्ट माइंड में आता है कि हम इजी इजी चीजें कर लें या फिर हम बिल्कुल टफ टफ चीजें कर लें। बट जब मैंने आपका कोर्स बाय किया, पहले मुझे भी चीजें बोरिंग लगती थी। जैसे चैप्टर अगर हम कंटेंट देखें, यूनिट 1 आया, यूनिट 1 में 10 लेक्चर्स हैं। स्टार्टिंग में लगता है कि यार बोरिंग है, एक लेक्चर होगा, 2 लेक्चर होंगे। बट जब हम उसको इंटरेस्टिंगली देखना शुरू करते हैं ना, तो वो चीजें टफ हो चाहे वो इजी हो, वो अपने आप ही अच्छी लग पड़ती है लगने। फिर हम उसको एज अ सीक्वेंस, जैसे जैसे चलता है, हम उसको एज इट इज उसको हम लेके चलते हैं। जब मुझे याद है, जब लास्ट क्लास थी, तो इट वॉज वेरी इमोशनल डे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि कुछ पार्ट खत्म हो गया लाइफ से, कि अब ये चीज कल से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। सो हम्म। अच्छी जर्नी थी, मजा आता था क्लासेस लगाने में। सबसे मजा आता था क्वेश्चनिंग वाले पार्ट में, जब आप क्वेश्चंस पूछते थे और हम आंसर करते थे। तो मैम वो एक अच्छा वो था कोर्स के थ्रू। तो मतलब मेरा मैक्सिमम सिलेबस आई थिंक कोर्स से ही पूरा हुआ, बिकॉज मैं बहुत बिजी थी अपने पीएचडी कोर्स वर्क में और रिसर्च वर्क में। मेरे पास स्पेशल स्पेशल टाइम नहीं होता था कि मैं बुक्स खोल के फिर से स्टडी करूं। तो जितना मैं पढ़ लेती थी ना उस क्लास में, लेक्चर में, 1.5 आवर में, वो मेरा सफिशिएंट होता था पूरे डे के हिसाब से।
तो जैसे हमने ऑलमोस्ट 2 महीने पढ़ाई की, अब इन 2 महीनों में जैसे आप बोलो कि शुरू में जब हम देखते हैं हिस्ट्री पार्ट हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम्म। बोरिंग भी लगता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा है। आप प्लांट यस पैथो मैम। की हिस्ट्री देखोगे वो अलग है, बैक्टीरियो की अलग है, वायरो की अलग है। लेकिन इस बार हमने कोर्स में एक बहुत अच्छी चीज की थी। हम्म। हमने क्या किया था कि जो प्लांट पैथो की अगर जनरल हिस्ट्री है वो पूरी कवर कर ली, हम्म। माइकोलॉजी भी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली, फिर जब माइको शुरू हुआ तो उसकी पूरी हिस्ट्री देखी, जब बैक्टीरियो शुरू हुआ उसकी हिस्ट्री की, जब वायरस शुरू हुआ तो उसकी हिस्ट्री की। यस उससे मैम। क्या हुआ, स्टेप वाइज हम हिस्ट्री में चले तो हमें वो चीजें हम उससे रिलेट कर पाए, और वो चीजें हमें उतनी बोरिंग नहीं लगी जो यूजुअली हमें कई बार बुक से बोरिंग लगती है, राइट। यस तो मैम। अब उसी कोर्स में अगर हम देखेंगे ना तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कुछ वीकली यस टेस्ट मैम। थे, कुछ यूनिट टेस्ट थे। और यूनिट टेस्ट तो हमने मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे। क्या यस आपको उन मैम। क्वेश्चंस को सॉल्व कर किए थे आपने, कुछ पीवाईक्यूज मैम लगाए थे? बिल्कुल, मैंने किए थे और मेरे पास अभी भी वो पीडीएफ्स ना डाउनलोडेड पड़ी हुई हैं, और मैं सीरियसली कह रही हूँ कि उस पीडीएफ में से क्वेश्चन हम पेपर में देखने को मिले थे, चाहे वो वन वर्ड वाले थे चाहे वो स्टेटमेंट वाले थे। मतलब मैंने खुद वो क्वेश्चन जब पेपर में देखे स्क्रीन पे की, तो मुझे ऐसा रिमाइंड हुआ कि ये मैं ऑलरेडी कहीं सॉल्व कर चुकी हूँ। और वो सॉल्व किए हुए थे ना, तो मुझे याद था कि हाँ इसका आंसर करेक्टली यही है। मतलब मुझे वहां पे सोचना भी नहीं पड़ा कि मतलब इसका होगा A B C। मतलब क्वेश्चंस थे उसमें, उस पार्ट में से जो आपने कवर बिल्कुल। करवाए थे। दैट मीन्स कि सिर्फ थ्योरी को कवर करना आपका नहीं होना चाहिए, आपको हम्म। एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे, आपको खुद यस से मैम। चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तभी बिल्कुल। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, या कौन सी चीज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वीक है। अब बहुत सारे आपके जूनियर्स आगे होंगे जो भी इस बार एग्जाम यस देना मैम। चाहेंगे, या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमसे कनेक्टेड होंगे। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक आइडियल प्रिपरेशन ओके। करने के लिए? जैसे आपको तो बहुत कम समय का टाइम था, हमारे पास यस बैच में मैम। भी 2-3 महीने ही थे। और अब किसी को आगे के लिए प्रिपेयर करना है तो उसे मिनिमम कितना समय डिवोट करना चाहिए पर डे, या मिनिमम अगर मंथ्स में भी देखें कितने मंथ्स तैयारी करनी चाहिए कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? ओके, तो मैम अगर तो देखो, अगर स्टूडेंट्स एमएससी परस्यू कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे बुक्स के साथ इन टच हैं, तो उनके लिए इट इज इजी, 5 to 6 months सफिशिएंट है स्टडी करने के लिए, जस्ट टू क्वालिफाई द नेट। बट अगर हम्म। स्टूडेंट्स बुक्स के साथ नहीं है टच में, तो फिर उनको अपना टाइम काफी ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि चीजों को सिर्फ पढ़ना, दिमाग में बिठाना इज नॉट सफिशिएंट। हमें वो चीज पूरी रिमाइंड रिकॉल करनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमने क्या चीज पढ़ी है। और पेपर में अगर क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, सीधा चाहे जैसे मर्जी स्टेटमेंट्स में, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर कहाँ से क्या आना है। तो इसलिए प्रिपरेशन, अगर कोर्स बाय किया है या नहीं किया है, स्ट्रेटेजी हम्म। शुड भी, आपको अपने उसके लिए डिवोट करना ही पड़ेगा टाइम, सुबह शाम बिल्कुल। जैसे मर्जी। हाँ जी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपने कोर्स बाय किया चाहे नहीं किया है, हम्म। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी यस मैम। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और आपको ये वेट नहीं करना है कि अब नोटिफिकेशन आएगी तब मैं पढ़ूंगा, आपको पहले से हाँ। अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अब जैसे आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, जैसे आपने यस यहाँ सब मैम। नोट्स बनाए होंगे, अपने बनाए होंगे, उन नोट्स को आपने मिनिमम कितने रिविजन्स दिए थे? मैम मैंने, जब मेरा लास्ट वीक था, November 5 से जब स्टार्ट हुआ लास्ट वीक, पैनिकनेस भी होती है कि यार पेपर आ रहा है, पढ़ना है। तो मैंने उस टाइम पे ना कोई भी नया कंसेप्ट बिल्कुल नहीं टच किया था। जो मेरे पास नोट्स थे, जो मेरे पास क्वेश्चंस थे, आपके जो भी बैंक आपने दिए थे हमारे को, बस मैंने वो वीकली वाले गो थ्रू किए क्वेश्चंस वगैरह। एंड जो वन लाइनर्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे। वन लाइनर्स चाहे वो माइक्रोस्कोपी से थे, कहीं से भी क्वेश्चन थे ना अपने बनाए हुए, वो बहुत हम्म। हेल्पफुल थे। तो मैंने लास्ट के वीक में यही रखा था कि जो मेरे पास मटेरियल प्रेजेंट होगा, मैं सिर्फ उसको रिवाइज करूंगी, गो थ्रू करूंगी, और किसी न्यू कंसेप्ट में तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए हाँ लास्ट के टाइम बिल्कुल। में ओनली रिवीजन। यस हाँ, मैम। वही वही है कि आपको लास्ट के टाइम में सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के थ्रू ही जाना पड़ता है। यस अच्छा, मैम। जब जिस दिन आपने अपना रिजल्ट देखा, अभी आपको पता है कि जैसे आप हम्म। पैनिक सिचुएशन की बात कर रहे हो, एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे होंगे तब भी थोड़ा पैनिक हो रहे होंगे, तब भी आपने खुद को काम किया होगा। यस आने मैम। वाले बच्चों को कैसे खुद को काम रखना है कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, जैसे एक क्वेश्चन कई बार टफ आता है, हम उसे बदल के अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि कोई बात हाँ। नहीं। कई बार क्या होता है, एक सीरीज में 4-5 क्वेश्चन हमें टफ देखने को मिलते टफ हैं। लगता है। तो यस उस मैम। सिचुएशन में कैसे खुद को काम रखना है, और क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? मैम एग्जाम वाले दिन पे मुझे किसी ने एक ही चीज बोली थी कि जो भी होगा अच्छा होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो बहुत काम माइंड से पेपर देने गई थी। मुझे ये था कि नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। बट हम्म। एक मन में ये चीज भी थी कि यार इट शुड बी द लास्ट लास्ट टाइम, अगले के ऊपर छोड़ना ही नहीं है। तो ये दो हम्म। चीजें माइंड में थी।
तो क्वेश्चंस को पढ़ा, कहीं कहीं हुआ मैम। जब मेरे लास्ट के क्वेश्चंस आए तो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, लास्ट के मैंने 5 6 छोड़ दिए थे क्वेश्चन, नहीं आते मैंने छोड़ दिए। बट जो मुझे आता था वो मेरे को 100% था कि हाँ ये मेरा एक्यूरेट है, ठीक है। और जितना हमारे को मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें चाहिए होता है, मतलब इतने आपको करने ही है। तो वो मैंने मेक हम्म। श्योर किया था कि मेरे ज्यादा नेगेटिव भी ना जाएं, और मैं मतलब हम्म। ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा उनको सही भी ना कर दूं कि मेरे बाद में मार्क्स ही कट जाएं। तो ये था हम्म। कि 5 6 अगर छोड़ भी दे तो इट हार्डली मैटर्स, जो आपने किए हैं वो आपके सही होने चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल, मतलब नेगेटिव मार्किंग को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, तुक्का नहीं हाँ मारना है बेसिकली, है ना, जिस बिल्कुल चीज मैम का आइडिया बिल्कुल। नहीं है उस चीज पे तुक्का नहीं मारना है। और कभी नहीं। ये माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो हाँ पेपर पे डिपेंड करता है कितने बिल्कुल मैम कितने बिल्कुल। क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, कितने हमें आते हैं, वो सारा पूरा का पूरा आपके पेपर पे डिपेंड करता है। यस अब मैम। जब आपका रिजल्ट आ गया, आपने सबसे पहले किसको बताया? मैम सबसे पहले मैंने मम्मी को फोन किया था, एंड सेकंड कॉल मेरा आपको था। क्या क्योंकि आप रिएक्शन मेरे था आपके घर मेंटर पे? थे। आप मेंटर भी थे मैम बीच में, तो मेरा बनता था आपको बताना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट मेहनत करता है तो उसके पीछे टीचर का मैम बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए मेरा सेकंड फोन आपके आपको था कि हाँ पेपर हुआ, ऐसा हुआ, एंड ऑल दैट थिंग। यस मैम। बिल्कुल, और बात यह है कि मेन जो एफर्ट होता है, मुझे लगता है वो स्टूडेंट का एफर्ट होता है। जितनी भी चीजें आज तक हमने सीखी हैं या आगे जाके हमने, जो भी चीजें हम आगे जाके सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे मेंटर्स ने ही सिखाई है। और शायद उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं और आपको आगे चीजों को कैरी ऑन कर पा रहे हैं या आगे आपको चीजों को सिखा पा रहे हैं। तो इसी बिल्कुल मैम। प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने जो मेंटोर हैं डॉक्टर कुमुद जरयाल मैम, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मैम मैंने नेट को क्वालिफाई किया, और मैम की वजह से जितने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आगे जाके मैं बच्चों को भी समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैम ने मुझे पूरी जर्नी में थ्रू आउट माई एमएससी पीएचडी बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा गाइड किया, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। एंड यस ऐसे, मैम। मुझे लगता है ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आती है, क्योंकि आपको हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब बिल्कुल मैम। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्या एक लास्ट मैसेज है जो आप आगे जाके सबको देना चाहेंगे? मैम मेरे को अच्छा फील हो रहा है, और सबको अच्छा फील हो रहा है, पेरेंट्स को भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था नेट। सुन हम जब मतलब अपने ग्रेजुएशन टाइम में थे, मास्टर्स टाइम में थे, हम सुनते थे कि पेपर दिया है, नेट का पेपर है, तो हमें लगता था पता नहीं कौन सा पेपर है भाई। पर जब अपना टाइम आया तो जब दिया, अच्छा लगा, जब रिजल्ट देखा तो और अच्छा लगा। और मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोर्स बाय करो, या मैं किसी को एडवाइस नहीं करती हूँ, अपनी अपनी सबकी मर्जी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस टाइम पे मैंने कोर्स देखा, जिस टाइम मैंने कोर्स बाय किया, मैं बहुत ज्यादा रश हरी में थी, क्योंकि मेरा कोर्स वर्क चल रहा था साथ में पीएचडी का। और पीएचडी आपको पता है कैसी जर्नी है। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ कोर्स का जो एक रोल रहा मैम, 70 80% मैं कहती हूँ कि कोर्स के थ्रू ही मैंने अपनी जर्नी को, मतलब जिस जहाँ पहुंची हूँ उस कोर्स के थ्रू। और काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए कोर्स के थ्रू स्टडी करना। कंसेप्ट मतलब मुझे हमेशा ना डीप डाउन जाना नहीं पड़ता था उसके लिए, कि मुझे ये कुछ पढ़ना है तो मेरे को अंदर तक पढ़ना है। मैं कोर्स उस टॉपिक को पढ़ती थी वहां से, और मेरा क्लियर हो जाता था। और मैं यही बोलूंगी सबको कि अच्छे से तैयारी करो, कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, और जहां से भी पढ़ने का मौका मिलता है, चाहे आपके यूट्यूब क्लासेस से, कहीं से भी, वहां से नॉलेज को गेन करो। वही हेल्प करेगा, और कोई चीज हेल्प नहीं आएगी, ना कुछ हेल्प करेगा। इसलिए बिल्कुल, क्योंकि स्टडी वेल। हाँ, बिल्कुल, जब हमने भी कोर्स शुरू किया था उस टाइम पे हमारा भी ये था कि बच्चों का बहुत डिमांड आ रहा था कि मैम अभी पेपर आने वाला है, प्लीज कुछ करवा दो, प्लीज कुछ करवा दो। तो हमने हाँ 2 3 महीने के अंदर जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था हमने उतना बेस्ट पॉसिबल अपना दिया, कि सो दैट अगर बच्चे अच्छे से भी पढ़ेंगे इन 2 3 महीनों हाँ में, जी। बिल्कुल प्रॉपर टाइम डिवोट करके पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा करेंगे, और डेफिनेटली हमें उसके रिजल्ट इस बार भी देखने को मिले हैं बहुत अच्छे से। यस मैम। तो जितने भी बच्चे, अब जितना भी बच्चों का इस बार क्वालिफाई हो गया है, उनको तो हमारी तरफ से, फिजिक्स वाला की तरफ से, एग्रीकल्चर वाला की तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जितने भी बच्चे जो इस बार किसी ना किसी रीजन की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि नेट आपका हर साल आता है, हर साल ही आपको मौका देगा। ये मत सोच के बैठिए कभी भी कि इस साल नहीं तो अगले साल क्लियर कर लूंगा। कोशिश रखिए कि इस साल मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर इस साल नहीं हो पाता है तो अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और वो प्रिपरेशन आपको आज से, अभी से शुरू करनी पड़ेगी। उसके लिए ये मत सोचिए कि पेपर अब दिसंबर में होगा, सितंबर में होगा, तो उससे 5 महीने पहले पढ़ूंगा, नहीं। आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालने हैं, और लास्ट में ये सारे एफर्ट्स आपको बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो हमारी तरफ
से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चित्तवन, हमें ज्वाइन करने के लिए और बच्चों को इतनी अच्छी तरह से सारी चीजों के लिए गाइड करने के लिए। थैंक यू सो ओके मच। मैम, थैंक यू। थैंक यू।